हाय, कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आपको मालूम है कि हम एक वीडियो के ज़रिए आप लोग को बताए थे कि हम एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और उस सीरीज़ में हम बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 2 दिन पहले 19 तारीख को नेट के एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन आ गया और आपने देखा होगा और आप फॉर्म फिल करना भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो आपको मालूम है कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा है, मैंने छोटा सा वीडियो बना करके आप लोग को बताने की कोशिश किया था कि हम क्या बात करने वाले हैं, किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, तो आपको ये बात मालूम होगा कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। फिर से मैं उसको रिवाइज कर दूं ताकि आप अगर नहीं वो वीडियो देखे हैं तो आपको पता चल जाए। हम बात करने वाले हैं एजुकेशन पर, एजुकेशन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर आप मास्टर ऑफ एजुकेशन है, यानी आपने एमएड कर रखा है या आप एमए इन एजुकेशन है, तो आप नेट के एजुकेशन के कैटेगरी में आते हैं। आप नेट का फॉर्म भरेंगे और एग्ज़ाम देंगे। ये बात आप जानते हैं अच्छे तरीके से। तो हम क्या करने वाले हैं इस सीरीज़ में, हम इस सीरीज़ में जो एजुकेशन का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, उस पेपर को हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे। जो जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, पीवाईक्यू जो है, प्रीवियस ईयर का पेपर जो है, उस पर हम विथ डिटेल डिस एक्सप्लेनेशन करेंगे, उस पर हम अच्छे से बात करेंगे ताकि आपको आप टॉपिक पढ़ रहे होंगे, आपको मालूम है कि आपको मालूम है कि आप टॉपिक पढ़ रहे होंगे, आप सिलेबस आप कवर किए हैं, आप कई सारे बुक पढ़ रहे होंगे, सब ठीक है। आप कई सारे क्वेश्चंस भी देख रहे होंगे अलग अलग जगह पर, वो भी ठीक है। लेकिन हमारा ये जो यहाँ मकसद है जो एजुकेशन का जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, उस पेपर का डिटेल्स डिस्कस करना, अच्छे से बात करना उस पर, ताकि आप उस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीख सकें। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जब हम जो बात करेंगे क्वेश्चन पर जो बात करेंगे, तो हम इतने अच्छे से बात करेंगे कि आप एक क्वेश्चन से कई सारी बातें सीखेंगे। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब वीडियो देखें, तो जो वीडियो में जो क्वेश्चंस आते हैं और उस क्वेश्चंस का जो एक्सप्लेनेशन आता है, उस एक्सप्लेनेशन जो चीज़ आप सीखेंगे, उस चीज़ों को आप नोट डाउन करेंगे, लिखें आप उस चीज़ों को। आप देखेंगे कि आप क्वेश्चंस को डील करने के दौरान आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीखे हैं। अगर आपने नोट डाउन किया तो आप बहुत सी चीज़ें पढ़ रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस के डिस्कशन से हमें बहुत सारी चीज़ें नॉलेज मिलती है। वो टॉपिक भी कवर हो जाता है जो टॉपिक हमने सिलेबस में या बुक में हमने नहीं पढ़ा है। तो हमारा मकसद है इस सीरीज का, ये जो अभी सीरीज हमें स्टार्ट करेंगे आपके साथ, इस सीरीज का मकसद है कि हमें एजुकेशन का पेपर 2 का, एजुकेशन का, जिसका कोड 09 है, उस एजुकेशन पेपर का हम प्रीवियस ईयर का पेपर जो पी जो है या पीवाईक्यू आप उसको कहते हैं, पीवाईक्यू उसको कहते हैं, उन तमाम सब क्वेश्चंस का जितना हम डिस्कस कर सके, उन तमाम क्वेश्चंस का हम बहुत अच्छे से एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और इसके जरिए हम भी कुछ सीखेंगे, आप भी कुछ सीखेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक ऐसा लगे कि नहीं ये बेहतर तरीके से नहीं हुई है या कोई गलती हो गई हो, तो प्लीज़ आप उसको कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं भी कुछ सीख सकूं और अपने कंटेंट में, अपने चीज़ों में और बेहतर ला सकूं। ठीक है ना? तो यहाँ तक बात ये थी। आज जो हम टॉपिक पर बात करेंगे, जो आज क्वेश्चन पर बात करेंगे, वो क्वेश्चन जो अगस्त में एग्जाम हुआ था रिसेंटली, जो अगस्त में एग्जाम हुआ था 22/8/2024 को, उस क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे। जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था अगस्त में, 22/8/2024 को जो एग्जाम हुआ था, उस क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे। उसके पहले जो एग्जाम हुआ था, जो क्वेश्चंस जो लीक होने की वजह से जो एग्जाम कैंसिल हो गया था, तो उस क्वेश्चंस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे रिसेंट में जो एग्जाम हुआ है अगस्त 2000 अगस्त 22/8/2024 को, उस पे बात करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चंस को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या है और क्या कहना चाह रहा है। मैंने आपका इतना टाइम लिया अभी बोलने में, क्योंकि एक चीज़ों को समराइज करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको इतना टाइम लिया। बाय द वे, मैं आपका इतना टाइम लूँगा नहीं अभी आने वाले किसी वीडियो में। तो मैं इतना टाइम इसलिए लिया आपसे कि चूँकि हमको हमको बातों को समराइज करना था, तो इसलिए मैंने आपसे इतना टाइम लिया। ठीक है ना? तो आइए क्वेश्चंस को डील करते हैं, कुछ समझते हैं और कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है, देखिए ये किसी भी सेट का क्वेश्चन है, मतलब एक सेट है, आप 100 क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। आपका एग्जाम में कौन सेट था उसको रहने दीजिए।
ये जो सेट एक कोई सेट था उसी सेट से हम क्वेश्चन बनाए हैं, उसी सेट को क्वेश्चन लिखे हैं। ये कौन सा सेट है वो अलग सी बात है, सिर्फ आप क्वेश्चंस को देख लेंगे तो आप ऑटोमेटिक किसी सेट से किसी आपके एग्जाम में कोई भी सेट आया होगा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हम 100 का 100 क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक है ना। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। जो नीचे लिखी हुई है स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट में जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको सिलेक्ट करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। पहला स्टेटमेंट है कि द स्टेट स्पेंड 6% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन। तो पहला स्टेटमेंट है द स्टेट स्पेंड 6% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है एजुकेशन इज ए सब्जेक्टिव मैटर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। पहला क्वेश्चन का मतलब यह हुआ कि स्टेट जो है, जो राज्य जो है, वो अपने जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, जीडीपी का 6% एजुकेशन पर खर्च करता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है कि एजुकेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। क्या ये बात सही है? तीसरा क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ कर्नाटका हैज एस्टेब्लिश्ड इट ओन स्टेट एजुकेशन पॉलिसी कमीशन। इस कर्नाटका जो है उन्होंने अपना स्टेट एजुकेशन पॉलिसी एस्टेब्लिश किया टू रिव्यू एनईपी को रिव्यू करते हुए एंड गिव अल्टरनेटिव पॉलिसी फॉर द स्टेट, और अपने स्टेट को एक अल्टरनेटिव, एक वैकल्पिक पॉलिसी दिया। चौथा क्वेश्चन है कि एजुकेशन सेस लीव्ड गोज टू द अकाउंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जो एजुकेशन सेस है, क्या वो एजुकेशन सेस स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जाता है? अब बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है। पहला क्वेश्चन जो है स्टेट स्पेंड 6% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। स्टेट जो है वो 6% जीडीपी का खर्च नहीं करता है। वो कितना खर्च करता है वो आगे हम बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या एजुकेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, विषय है? ये भी बात सही नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है कि द स्टेट ऑफ कर्नाटका हैज एस्टेब्लिश्ड इट्स ओन स्टेट एजुकेशन पॉलिसी कमीशंस टू रिव्यू एनईपी एंड गिव अल्टरनेटिव पॉलिसी फॉर द स्टेट। कर्नाटका राज्य जो है उन्होंने अपना स्टेट एजुकेशन पॉलिसी जो है वो एस्टेब्लिश किया एनईपी को रिव्यू करते हुए, और उन्होंने अपने स्टेट में एक नई पॉलिसी जो है दिया। ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल आंसर सही है इसका। अच्छा, एजुकेशन सेस लेविड गोज टू द अकाउंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। क्या एजुकेशन सेस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में, एजुकेशन सेस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है? इसको समझने के लिए पहले आप ये समझिए कि एजुकेशन सेस है क्या। देखिए, एजुकेशन सेस जो है वो एक प्रकार का टैक्स है। एजुकेशन सेस जो है वो एक प्रकार का ये टैक्स है, जो टैक्स जो है हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं, ठीक है ना। ये टैक्स दो तरह के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी एजुकेशन टैक्स। प्राइमरी एजुकेशन टैक्स, समझिएगा इस बात को, प्राइमरी एजुकेशन टैक्स। और दूसरा होता है सेकेंडरी एजुकेशन टैक्स। सेकेंडरी एजुकेशन टैक्स। एजुकेशन सेस, मेरे सामने भी एक नया शब्द आया था तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। ये दो एजुकेशन सेस जो है दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एजुकेशन सेस, एक है सेकेंडरी एजुकेशन सेस। प्राइमरी एजुकेशन सेस जो है वो 2004 को लाया गया, और सेकेंडरी एजुकेशन सेस जो है 2007 को लाया गया। ये है क्या? देखिए, जो पैसा हम कमाते हैं उसमें जो हम टैक्स देते हैं, जो पैसा हमने इनकम किया और उनमें से जो हम टैक्स देते हैं, उस टैक्स का कुछ परसेंटेज जो है गवर्नमेंट लेती है उस टैक्स का। जैसे प्राइमरी एजुकेशन टैक्स में जो टैक्स देते हैं उस टैक्स का 2% टैक्स जो है गवर्नमेंट लेती है, और सेकेंडरी एजुकेशन टैक्स में जो हम टैक्स देते हैं उस टैक्स का 1% गवर्नमेंट लेती है। एग्जाम्पल समझिएगा, मान लिया जाए कि हम 1000 रुपया कमा रहे हैं, हमारी आमदनी 1000 रुपये की है, हम उस 1000 रुपये में से 100 रुपये हम टैक्स दे रहे हैं, तो इस 100 रुपये टैक्स का 2%, टैक्स का 2% कितना होता है?
20 रुपए, सॉरी 2 रुपए, टैक्स का 2%, 2 रुपए। ये 2 रुपया जो है इसे कहते हैं एजुकेशन सेस, एजुकेशन सेस, एजुकेशन सेस, प्राइमरी एजुकेशन सेस। क्यों? क्योंकि हम टैक्स का जो हम टैक्स का 2%, ये जो टैक्स का 2% है, अब हमको गवर्नमेंट को कितना देना पड़ेगा? गवर्नमेंट को 100 रुपए तो देना ही पड़ेगा टैक्स के तौर पर, अब प्लस 2 रुपए जो है वो एजुकेशन सेस के तौर पर देना पड़ेगा। इसका मतलब है हमको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा 102 रुपए। ये जो है इतना गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इसमें जो 2 रुपए है, ये 2 रुपए ये है एजुकेशन सेस, प्राइमरी एजुकेशन सेस। अब वही सेकेंडरी एजुकेशन सेस की बात करेंगे तो मान लिया जाए कि हमने 1000 रुपए गवर्नमेंट को कमाया और उस 1000 रुपए में से जो हम टैक्स दिए 100 रुपया टैक्स दिए, तो इस 100 रुपये का 1% टैक्स, टैक्स का टैक्स 1% कितना होगा? 1 रुपए, कट जाएगा तो 1 रुपए हो जाएगा। यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन टैक्स जो है वो हुआ 1 रुपया, कितना का? 1000 रुपया का 1 रुपया सेकेंडरी एजुकेशन टैक्स हुआ। यानी कि अगर हम सेकेंडरी एजुकेशन टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को तो हमको देना पड़ेगा 101 रुपया। 100 रुपया जो हमारा नॉर्मल टैक्स है वो, और उस 100 रुपये टैक्स का 1%, 1 रुपया यानी 101 रुपया। अच्छा, इससे गवर्नमेंट क्या करती है? अच्छा, ये जाता है स्टेट गवर्नमेंट में नहीं जाता है, ये जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाता है। ये जो एजुकेशन सेस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाता है, ठीक है ना। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जैसे अगर प्राइमरी एजुकेशन टैक्स की बात करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके माध्यम से SSA का जो सर्व शिक्षा अभियान का जो खर्च होता है उसमें चलाता है। मिड डे मील का जो सिस्टम है उसमें ये पैसा खर्च करता है। और जब सेकेंडरी एजुकेशन टैक्स की बात करेंगे तो इसमें जो है, जैसे आप देखते होंगे रमसा देखते होंगे, तो गवर्नमेंट इसमें पैसा खर्च करता है। प्लस स्कॉलरशिप जो आप गवर्नमेंट जो देती है स्कॉलरशिप, उस स्कॉलरशिप में गवर्नमेंट जो है ये पैसा खर्च करती है। तो इसे कहते हैं एजुकेशन सेस। एजुकेशन सेस मतलब टैक्स का परसेंटेज, टैक्स का टैक्स, उसे कहते हैं एजुकेशन सेस। तो आंसर ये भी नहीं होगा, आंसर ये भी नहीं होगा, आंसर ये भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं, एक्सप्लेनेशन इसको कर लेते हैं। कि पहला क्वेश्चन जो था, नो द स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट स्पेंड 6% ऑफ इट्स GDP। स्टेट ऑफ इंडिया जो है जो हिंदुस्तान का राज्य जो है वो अपने GDP का 6% खर्च नहीं करता है, ऑन एजुकेशन पर नहीं करता है। इंडिया करेंटली स्पेंड 3 और 4% ऑफ इट्स GDP। इंडिया जो अभी जो है मात्र 3 से 4% ही खर्च कर पाता है। ऑल्दो द रिकमेंडेड स्पेंडिंग 6%, ये अलग बात है कि रिकमेंड किया गया है कि 6% हमें खर्च करना है, लेकिन स्टेट जो है वो 6% खर्च नहीं कर रहा है, वो अभी मुश्किल से 3 से 4% एजुकेशन पे खर्च कर रहा है, पहला। दूसरा है कि एजुकेशन फॉल्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट। एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, आप जानते हैं इस बात को। इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंकरेंट लिस्ट में आता है, इस बात को आप जानते हैं। इसीलिए मेकिंग इट शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। जब ये कंकरेंट लिस्ट में आता है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है सेंटर की भी और स्टेट की भी कि वो एजुकेशन पर ध्यान दे, एजुकेशन में अपने पैसे को खर्च करें, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों। 4 नंबर पॉइंट था कि कर्नाटका हैज एस्टेब्लिश्ड इट्स ओन स्टेट एजुकेशन पॉलिसी कमीशन टू रिव्यू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड प्रोवाइड अल्टरनेटिव पॉलिसी टेलर टू द स्टेट नीड्स। बिल्कुल सही बात है, ये बात है कि कर्नाटका जो है वो अपना स्टेट एजुकेशन पॉलिसी कमीशन जो है वो एस्टेब्लिश किया। क्यों किया एस्टेब्लिश अपना स्टेट पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी? क्योंकि जो स्टेट्स की जो नीड थी उस नीड्स को पूरा हो सके, उस नीड्स का टेलर्ड कर सके, मतलब उस नीड्स की जरूरतों को पूरा कर सके, इसलिए उन्होंने अपना स्टेट एजुकेशन पॉलिसी जो है कर्नाटका जो है एस्टेब्लिश किया। NEP को रिव्यू करते हुए उन्होंने अपना एक वैकल्पिक, एक अल्टरनेटिव पॉलिसी अपने स्टेट को दिया। दूसरा जो हमने बात किया था एजुकेशन सेस के बारे में, तो एजुकेशन सेस इज कलेक्टेड गोज टू द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। ये जो है इंडिया का कंसोलिडेट फंड है, कलेक्टेड फंड है, विच इज मैनेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मैनेज करता है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट इसको मैनेज करता है। एंड दिस फंड इज नॉट नेसेसरली शेयर्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट। और ये फंड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं किया जाता है एजुकेशन सेस। एजुकेशन सेस, तो एजुकेशन सेस क्या है? एक प्रकार का टैक्स है।
कैसा टैक्स है? जो हम पैसे कमाते हैं उसका जो टैक्स देते हैं, तो टैक्स का टैक्स एजुकेशन सेस है। कहीं 1% दिया जाता है, कहीं 2% दिया जाता है। अगर आप प्राइमरी एजुकेशन सेस दे रहे हैं तो 2% देंगे, अगर आप सेकेंडरी दे रहे हैं तो आप 1% देंगे, ठीक है ना। टैक्स का टैक्स। चलिए, तो इस तरह से हमारा आंसर था इसमें 3 नंबर। द स्टेट कर्नाटका हैज एस्टेब्लिश्ड इट्स ओन स्टेट एजुकेशन पॉलिसी कमीशंस टू रिव्यू एनईपी एंड गिव अल्टरनेटिव पॉलिसी फॉर द स्टेट। इसलिए हमारा ये आंसर था। हमारा ये भी आंसर नहीं था, ये भी आंसर नहीं था और ये भी आंसर नहीं था। क्लियर ना? तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो कि चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप एक चीज़ से बहुत सारी बातें सीखेंगे, इस बात का तो आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि एक मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के साथ। एक तरफ है एग्जिस्टेंशियलिज्म, आइडियलिज्म, क्रिटिकल थिंकिंग एंड मार्क्सिज्म। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बनाना बहुत आसान होता है, बहुत आसान। अगर आप एक क्वेश्चन भी जानते हैं, अगर आप एक क्वेश्चन जान रहे हैं, इसमें से एक लाइन अगर आप मिला पा रहे हैं, तो आप अपना 50% प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। अगर आप 2 जान रहे हैं तो 100% प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन बनाना बहुत आसान होता है, बशर्ते ये कि आप जान रहे हो। जैसे मिसाल तौर पर मैं बात करूंगा आइडियलिज्म के बारे में। आइडियलिज्म जानते हैं आप? आइडियलिज्म का फिलॉसफी आपने पढ़ा है तो आपको मालूम है कि आइडियलिज्म बात करता है मेंटल, आइडियलिज्म बात करता है आइडिया का। आइडियलिज्म फिजिकल चीजों की बात नहीं करता है, वो आइडिया मेंटल। वो क्या कहता है कि मानसिक इंसान का जो मेंटल चीज है वो अल्टीमेट है, वो अंत है। रियलिटी जो है वो अंततः मेंटली है। रियलिटी जो है फिजिकली नहीं है, वो मेंटली रियलिटी है। तो इसलिए आइडियलिज्म जो है वो पहला का हो जाएगा, बी का हो जाएगा पहला। और जब ये है बी का पहला, तब देखिए ये आपका ऑटोमेटिक कट गया, ये ऑटोमेटिक कट गया, दोनों में से कोई एक ऑप्शन बच गया। तो इस तरह से अगर ये क्वेश्चन बनाना बहुत आसान होता है। फर्क ये है कि अगर आप एक क्वेश्चन भी जानते हैं तो 50% प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है, अगर 2 जानते हैं तो 100% सॉल्व हो जाता है। तो ये हो गया। अच्छा, एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है एक बड़ा अच्छा कोटेशन है एग्जिस्टेंशियलिज्म का, वो है एग्जिस्टेंस प्रेसीड एसेंस। एग्जिस्टेंस प्रेसीड्स एसेंस, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ जो टॉप दिया हुआ है एग्जिस्टेंशियलिज्म का बारे में, वो दिया है एसेंस प्रेसीड्स नेचुरल वर्ल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि एसेंस कहते हैं सार। फिलोसफी की दुनिया में एसेंस कहते हैं जीवन का सार या जीवन का उद्देश्य या जीवन का सारांश। तो ये कह रहा है, इस स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि जो नेचुरल वर्ल्ड है, जो प्राकृतिक दुनिया है, उस प्राकृतिक दुनिया से पहले सार था, इंसान का जीवन का सार था। जीवन नहीं, जीवन का सार, उद्देश्य, सारांश था। इस बात को एग्जिस्टेंशियलिज्म नहीं मानता है, वो हम आगे बात करेंगे, नहीं मानता है। लेकिन इसका कनेक्शन इसी के साथ होगा, इसका जो है इसका कनेक्शन इसी के साथ होगा। ए का कनेक्शन जो है वो इसके साथ होगा, इसके साथ। तो इसीलिए ए का हो जाएगा 3, तो एक हो गया 3, तो इसका आंसर आपका ये हो गया, ये हो गया आंसर। देख लेते हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म का कनेक्शन है एसेंस प्रीसीड्स इन द नेचुरल वर्ल्ड। मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब है एसेंस मतलब सार, जीवन का सार या जीवन का उद्देश्य या जीवन का सारांश। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि प्राकृतिक दुनिया से पहले, प्रीसीड्स मतलब होता है पहले, प्राकृतिक दुनिया से पहले जीवन का सारांश था। ये स्टेटमेंट ये कह रहा है। ये स्टेटमेंट एग्जिस्टेंशियलिज्म जो फिलॉसफी है उससे अपने आप को जोड़ता है, लेकिन ये स्टेटमेंट सही नहीं है। क्या सही है स्टेटमेंट, वो आगे आगे हम बात करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, आइडियलिज्म जो है वो अब जानते हैं कि आइडियलिज्म कहता है कि रियलिटी जो है इज अल्टीमेटली मेंटल, जो वास्तविकता है वो अंततः मानसिक है, मेंटल है। इसका ये हो जाएगा। दूसरा है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग कहता है, बात करता है रीजन का, बात करता है लॉजिक का। क्रिटिकल थिंकिंग रीजन का बात करता है, लॉजिक का बात करता है। वो क्या कहता है कि ऑल एजुकेशन इज कंसर्न्ड विथ रीजन एंड लॉजिक। सभी जो पूरी शिक्षा है वो रीजन और लॉजिक से संबंधित है, ये क्रिटिकल थिंकिंग का मानना है। और मार्क्सिज्म कहता है कि एजुकेशन एज मीन्स ऑफ प्रोलेटरिएट इमेंसिपेशन। प्रोलेटरिएट इमेंसिपेशन। अच्छा, इमेंसिपेशन मतलब होता है मुक्ति, आजादी, समझिएगा, आजादी।
अब प्रोलेटेरिएट मतलब होता है, प्रोलेटेरिएट मतलब होता है श्रम जीवन, श्रमिक जीवन। आपने देखा होगा जो मजदूर होते हैं, कारीगर होते हैं, श्रमजीवी होते हैं, उसे कहते हैं, श्रमजीवी वर्ग जो होता है उसे कहते हैं प्रोलेटेरिएट। श्रमजीवी वर्ग यानी कामगार, जो इंसान काम करने वाले हैं वो होते हैं, ठीक है ना। तो जो मार्क्सिज्म कहता है कि एजुकेशन एज ए मीन्स, एजुकेशन का मतलब है कि जो श्रमजीवी वर्ग हैं उन श्रमजीवी वर्ग की मुक्ति एजुकेशन का मतलब है। इसलिए मार्क्सिज्म का ये आंसर इससे मिल जाएगा। तो आई होप आप बात को समझ रहे होंगे, इसलिए आंसर इसका ये हो गया। आइए इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि आपको बात और समझ में आ जाए। एग्जिस्टेंशियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म जानते हैं जो फिलॉसफी है, एग्जिस्टेंशियलिज्म कंट्राडिक्ट द स्टेटमेंट एसेंस प्रेसीड्स इन नेचुरल वर्ल्ड। ये जो एसेंस प्रेसीड्स इन नेचुरल वर्ल्ड का जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है, इस बात को नहीं मानता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो नेचुरल वर्ल्ड है, जो प्राकृतिक दुनिया है, इस प्राकृतिक दुनिया से पहले एसेंस था, इंसान के जीवन का सार था। यानी इंसान का जीवन का सार जो है, सारांश जो है वो बहुत पहले था, तब प्राकृतिक दुनिया बनी। ये स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को एग्जिस्टेंशियलिज्म नहीं मानता है। ये स्टेटमेंट है इसी मतलब एग्जिस्टेंशियलिज्म से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन स्टेटमेंट को मानता नहीं है। क्या मानता है? एग्जिस्टेंशियलिज्म आर्गू डेट, ये कहता है, ये आर्गू करता है कि एग्जिस्टेंस प्रेसीड्स एसेंस, यानी एग्जिस्टेंस, सबसे पहले इंसान का एग्जिस्टेंस आया, तब इंसान का उद्देश्य आया, सार आया, सारांश आया। ये है एग्जिस्टेंशियलिज्म का स्टेटमेंट कि एग्जिस्टेंशियलिस्ट प्रेसीड, पहले इंसान का अस्तित्व आया, एग्जिस्टेंस आया, तब उसके सार आए, तब उसके उद्देश्य आए, तब उसके सारांश आए, तब उसके जीवन का मकसद आया। आगे वो डिफाइन करता है कि इंडिविजुअल्स क्रिएट देयर ओन एसेंस। वो कहता है कि इंसान जो है, व्यक्ति जो है, वो अपना एसेंस, अपना सार, अपना उद्देश्य, अपना मकसद खुद क्रिएट करता है थ्रू चॉइस एंड एक्शन, अपने चॉइस के जरिए और अपने एक्शन के जरिए। इंसान पहले एग्जिस्टेंस होता है, इंसान पहले अस्तित्व में आता है, इंसान पहले होता है, तब जाकर के तब वो अपना उद्देश्य, अपना सार, अपना सारांश जो है वो तय करता है। देयर इज नो इनहेरेंट और प्रीडिटरमाइंड नेचर एसेंस। वो कहते हैं कि इंसान के अंदर न एसेंस जो है वो पहले से इनहेरेंट नहीं होता है और न ही प्रीडिटरमाइंड होता है, यानी इंसान के अंदर पहले से एसेंस नहीं होता है। ये एग्जिस्टेंशियलिज्म का कहना है कि एसेंस इंसान के अंदर पहले से नहीं होता है, इनहेरेंट एसेंस नहीं है, न ही प्रीडिटरमाइंड है। इंसान जब वजूद में आता है तब जाकर वो अपना एसेंस जो है वो क्रिएट करता है। ये है एग्जिस्टेंशियलिज्म का कहना। इसीलिए एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है वो इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता है, एसेंस प्रेसीड्स इन द नेचुरल वर्ल्ड। इस बात को वो नहीं मानता है कि वो ये, इससे वो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि एसेंस प्रेसीड्स इन द नेचुरल वर्ल्ड के स्टेटमेंट को वो नहीं मानता। वो मानता है एग्जिस्टेंशियलिस्ट, एग्जिस्टेंस प्रेसीड्स एसेंस, यानी पहले अस्तित्व आया तब जाकर के एसेंस हुआ। आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आइडियलिज्म, जो है हमने बात किया। आइडियलिज्म इज ए फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव दैट पोजिट्स रियलिटी इज फंडामेंटली मेंटल एंड और स्पिरिचुअल। आइडियलिज्म की फिलोसफी आपने पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि ये पर्सपेक्टिव दैट पोजिट्स, ये कहता है कि रियलिटी जो है, वास्तविकता जो है, इज फंडामेंटली, बुनियादी तौर पर मेंटल है और स्पिरिचुअल है। जो वास्तविकता, जो रियलिटी है, वो मेंटली है और स्पिरिचुअली है। रियलिटी इज नॉन फिजिकल, ये नॉन फिजिकल है। रियलिटी जो कोई फिजिकल नहीं है, नॉन फिजिकल है। माइंड और स्पिरिट इज प्राइमरी एंड मटेरियल वर्ल्ड इज सेकेंडरी और डेरिवेटिव। जो आइडियलिज्म है वो कहता है कि हमारा जो माइंड है और हमारा जो स्पिरिट है वो प्राइमरी चीज है, बाकी जो मटेरियल वर्ल्ड है वो सेकेंडरी है या डेरिवेटिव है, दूसरी चीज है, या फिर वो डेरिवेट किया गया है, तैयार बनाया गया है, या उसको इजाद किया गया है। ये आइडियलिज्म का फिलॉसफी है। क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में हम बात करते हैं, अभी जो किए, क्रिटिकल थिंकिंग कहता है कि एजुकेशन सीक्स टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, यानी एजुकेशन जो है वो इंसानों के अंदर जो है
वो क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करता है एंड फोस्टर लॉजिकल रीजनिंग, और लॉजिकल रीजनिंग को बढ़ावा देता है। रीजन एंड लॉजिक आर एसेंशियल टूल फॉर इफेक्टिव लर्निंग। और वो साथ साथ में ये भी कहता है कि रीजन, जो हमारे पास रीजन है, जो हमारे पास लॉजिक है, वो एसेंशियल टूल्स है इफेक्टिव लर्निंग का एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का एंड डिसीजन मेकिंग का। एंड मार्क्सिज्म की विचारधारा जो है, मार्क्सिज्म जो हम पढ़े हैं, तो मार्क्सिज्म व्यू ऑन एजुकेशन एज ए टूल। मार्क्सिज्म कहता है कि एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, वो एक टूल है, एक यंत्र है फॉर सोशल चेंज, समाज में बदलाव लाने के लिए, एंड इमेंसिपेशन और मुक्ति दिलाने के लिए ऑफ द वर्किंग क्लास। जो वर्किंग क्लास है, जो कामगार जो क्लास है, जो प्रोलेटेरिएट वर्ग है, जो श्रमिक जीवी वर्ग है, उस श्रमिक जीवी वर्ग के मुक्ति के लिए जो एजुकेशन है वो एक टूल का काम करता है, ताकि समाज में बदलाव आ सके, समाज में चेंजेज आ सके। तो इस तरह से हम देखेंगे तो हमने देखा कि आंसर नंबर इसका 3 हुआ। कैसे? एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है वो इससे संबंधित है, और आइडियलिज्म जो है वो इससे संबंधित है। क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो संबंधित है ऑल एजुकेशन इज कंसर्न विथ रीजन एंड लॉजिक। और मार्क्सिज्म जो है वो कहता है कि एजुकेशन एज ए मीन्स ऑफ प्रोलेटेरिएट इमेंसिपेशन। एजुकेशन का मतलब है कि जो श्रमिक जीवन है वो श्रमिक जीवन की मुक्ति, आजादी। तो इस तरह से हमारा 2 क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। आगे बात करता है 3 नंबर क्वेश्चन है, ये भी मैच करने का है, मैच 1 मैच 2, बड़ा आसान क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। ये क्लासिकल कंडीशनिंग किसकी है? इवान पावलोव की है। ऑपरेंट कंडीशनिंग BF स्किनर की है। डिस्कवरी लर्निंग ये जेरम ब्रूनर की है। मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग जो है ये आशुबेल की है। अगर आपको साइकोलॉजी में कोई प्रॉब्लम समझ में आता होगा तो आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में साइकोलॉजी के बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं, वहां जा करके आप साइकोलॉजी बहुत कुछ सीख सकते हैं, अगर आपका मन करे तो। नहीं तो फिर अगर आप जानते हैं तो फिर कोई बात नहीं है। क्लासिकल कंडीशनिंग जो इवान पावलोव की है, आप जानते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग में इवान पावलोव बात करता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स की, कि अगर हम कोई स्टिमुलस देंगे तो उसके बदले हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, और इसी प्रक्रिया के जरिए लर्निंग होती है। ठीक है ना? तो देखिए कहाँ बात कर रहा है स्टिमुलस रिस्पॉन्स की, ये बात कर रहा है 3 नंबर में, कि एक स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड। जब हम कोई स्टिमुलस प्रेजेंट करेंगे, यानी कोई हम इन्वायरमेंट से कोई बच्चे के अंदर उत्तेजना देंगे, तो इन ऑर्डर टू गेट रिस्पॉन्स, तो इसके बदले हमको रिस्पॉन्स मिलेगा। यही बात करता है क्लासिकल कंडीशनिंग में कौन? इवान पावलोव, स्टिमुलस रिस्पॉन्स की। इसलिए 1 का हो जाएगा आपका 3 नंबर। 1 का हो जाएगा, 1 का हो जाएगा, ऐसे कर दीजिए, 1 का हो जाएगा आपका 3 नंबर। तो पहला का 3 हो गया, तो आपका ये ऑटोमेटिक देखिए ये सब खत्म हो गया, ये सब खत्म है, ऑटोमेटिक आंसर ये हो गया। तो जल्दी आंसर करने के लिए बहुत आसान ये क्वेश्चंस होते हैं, बहुत आसान। अगर थोड़ा सा भी अगर आप जानते हैं तो आप क्वेश्चंस तुरंत डील कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग की। ये जो BF स्किनर का थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग, BF स्किनर क्या कहता है कि पहले रिस्पॉन्स आता है, उसके बाद हम उसको रीइंफोर्समेंट देते हैं, यानी बच्चे कोई प्रतिक्रिया पहले आती है तब उसको शाबाशी दी जाती है। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग का कंसेप्ट है, यानी कि बच्चा पहले मार्क्स एग्जाम में पास करता है, अच्छा नंबर लाता है, तब उसको शाबाशी दी जाती है, तब उसको प्रेज किया जाता है। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग का कंसेप्ट है। इसलिए इसका हो जाएगा पहला, द रिस्पॉन्स इज मेड फर्स्ट, पहले रिस्पॉन्स आता है, और देन रीइंफोर्समेंट फॉलो, तब उसको रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। यानी बच्चे पहले मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन लाएंगे, तब उसको इनाम के तौर पर 10,000 रुपया दिया जाएगा। जो 10,000 रुपये हैं वो रीइंफोर्समेंट है, और जो मैट्रिक में जो फर्स्ट डिवीजन है वो रिस्पॉन्स है बच्चे का। तो पहले रिस्पॉन्स आएगा, तब उसके बाद उसको रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग का कंसेप्ट है। और डिस्कवरी लर्निंग है। डिस्कवरी लर्निंग कहता है कि इंसान कोई भी कभी भी कहीं भी सीख सकता है। ये जेरम ब्रूनर की थ्योरी है डिस्कवरी लर्निंग। इसका हो जाएगा 4 नंबर, कि एनीबॉडी कैन लर्न एनीथिंग एट एनी एज। कोई भी इंसान कोई भी चीज किसी भी एज पे सीख सकता है, किसी उम्र पे सीख सकता है, प्रोवाइडेड इट इज स्टेटेड इन टर्म दे कैन अंडरस्टैंड। खाली उसको हमको प्रोवाइड करना है एक ऐसा सिचुएशन, वो सिचुएशन की वो ऐसा सिचुएशन प्रोवाइड करना है कि ताकि वो सिचुएशन को समझ सके। तो वो कोई भी चीज कभी भी कैसे भी सीख सकता है। अब मीनिंगफुल लर्निंग का मतलब होता है कि हम बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं,
तो उसको सिखाने में अगर प्रॉब्लम हो रही है या प्रॉब्लम ना भी हो रही है, तो जो सिखा रहे हैं उसको पहले जो बच्चा जानता है, प्रीवियस नॉलेज जो बच्चे के पास है, उस प्रीवियस नॉलेज से जोड़ करके बच्चे को सिखाएं। ये मीनिंगफुल लर्निंग का कंसेप्ट है। इसका हो जाएगा 2 नंबर। 2 नंबर ये हो जाएगा इसका 2 नंबर। वेन लर्नर्स हैव डिफिकल्टी विथ न्यू मटेरियल्स, जब कोई लर्नर को नई चीज़ों से दिक्कत होती है, तो गो बैक टू द कंक्रीट एंकर, तो आप जाएं गो बैक कंक्रीट एंकर, यानी कुछ ऐसे एंकर मतलब कहते हैं हुक, कुछ ऐसे हुक को आप पकड़ें, कंक्रीट हुक को पकड़ें जिससे मैच करके, जिससे मिला करके बच्चे को आप सिखा सके, जिससे कनेक्ट करके बच्चे को आप सिखा सके। ये जो इसे कहते हैं, इस कंसेप्ट को कहते हैं एडवांस ऑर्गेनाइजर। ये भी बात याद रखिएगा कि एडवांस ऑर्गेनाइजर जो है ये आशुबेल की थ्योरी का कंसेप्ट है। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। आई होप आप समझ गए। आइए इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो इवान पावलोव की है, जहां बात करता है एसोसिएटिंग स्टिमुलाई विथ रिस्पॉन्स, यानी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स के साथ एसोसिएट करेंगे तब जाकर के लर्निंग होती है। ये इवान पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग का कंसेप्ट है। बाकी अगर अच्छे से को समझना है, इवान पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी को अच्छे से समझना है, तो आप जाएंगे प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आपको एक सीडीपी का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ जाएंगे तो आपको इवान पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आपको अच्छे से वहाँ समझने को मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात है तो बीएफ स्किनर का है, ये कहते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्रू रीइंफोर्समेंट एंड कंसिक्वेंसीज, यानी कि रीइंफोर्समेंट के जरिए हम इंसान के बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं, बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग का कंसेप्ट है, ये बीएफ स्किनर का कंसेप्ट है। अगर ये भी समझना है तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। डिस्कवरी लर्निंग, ये ब्रूनर का कंसेप्ट है। ये डिस्कवरी लर्निंग, ब्रूनर कहता है कि लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू एक्सप्लोरेशन, जो लर्नर है, जो सीखने वाला है, वो अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, नॉलेज का निर्माण करता है थ्रू एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन के जरिए अपने नॉलेज का निर्माण करता है, अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। ये डिस्कवरी लर्निंग का कंसेप्ट है। फिर मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग जो है डेविड आशुबेल की है, ये कहता है कि बिल्डिंग कनेक्शंस बिटवीन न्यू एंड एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी कि जो न्यू है और जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है बच्चे के पास पहले, इस न्यू नॉलेज को एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ अगर कनेक्ट कर देंगे, कनेक्शन कर देंगे दोनों के बीच, तब हम बच्चे को कुछ सिखा सकते हैं, तब उस पर हम कोई बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं। हम उसको जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उस एग्जिस्टिंग नॉलेज को आधार बना करके बच्चे के ऊपर हम कोई बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं, बच्चे को हम कुछ सिखा सकते हैं। ये आशुबेल का कंसेप्ट है। तो इस तरह से हमने देखा, कि क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो इस जो है, एक सेकेंड, जो है वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात करता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो रिस्पॉन्स कहता है कि पहले हम रिस्पॉन्स देंगे, बच्चे का रिस्पॉन्स आएगा तब उसके बाद उसको रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा। और डिस्कवरी लर्निंग कहता है कि कोई इंसान कभी भी कैसे भी सीख सकता है। और आशुबेल लर्निंग थ्योरी कहता है कि इंसान को प्रीवियस नॉलेज के साथ कंक्रीट एंकर के साथ कनेक्ट करके उसको सिखाएंगे तो उसको जल्दी सीखने को मिलेगा। इसलिए आंसर हो जाएगा इसका नंबर 4। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अकॉर्डिंग टू विच कमीशन, किस कमीशन के अनुसार ए मेजॉरिटी ऑफ स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, TEI, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है मेजॉरिटी ऑफ स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ओवर 10,000 इन नंबर्स, यानी कि 10,000 से ज़्यादा टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर नॉट इवन अटेम्प्टिंग सीरियस टीचर एजुकेशन, ये लोग जो है सीरियसली तौर पर, गंभीर तौर पर कोई टीचर एजुकेशन का काम नहीं करते हैं, बट आर एसेंशियली सेलिंग डिग्रीज फॉर प्राइस, और इनका काम है सिर्फ डिग्री को, सर्टिफिकेट को बेचना। किस कमीशन ने इस बात को कहा कि जो बहुत हमारे हिंदुस्तान में हजारों ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं, वो कोई क्लास नहीं लेते हैं, कोई सीरियस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम नहीं चलाते हैं, बल्कि वो अपने यहाँ डिग्री जो है वो पैसे पर डिग्री को बेचते हैं, सेल करते हैं। ये किसने कहा? ये जो है JS वर्मा कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में JS वर्मा कमीशन ने इस बात को कहा था। आइए इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं
कि द जे.एस. वर्मा कमीशन सेट अप बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 2012। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2012 में जे.एस. वर्मा कमीशन एस्टेब्लिश किया, सेटअप किया। क्यों? हाईलाइटेड द इशू ऑफ मेनी स्टैंड एलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। बहुत सारे जो स्टैंड एलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था उसको हाईलाइट करने के लिए, उसके इशू को, क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हाईलाइट करने के लिए ये कमीशन एस्टेब्लिश किया गया था। जो यूनिवर्सिटी जो है TEI जो है, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है, वो सेलिंग डिग्रीज विदाउट प्रोवाइडिंग प्रॉपर टीचर एजुकेशन, वो अपने डिग्री को बेचता था, बेचता है बिना कोई प्रॉपर टीचर एजुकेशन, मतलब बिना कोई शिक्षा दिए। It called for reforms to improve the quality of teacher training and ensure the institutions adhere to higher standard. It called to reform, और इस कमीशन ने ये कहा कि इस यूनिवर्सिटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, ताकि इंश्योर हो सके इंस्टीट्यूशंस एडहेयर टू द हायर स्टैंडर्ड, ताकि ये इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने हायर स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सके। तो ये जे.एस. वर्मा कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन एस्टेब्लिश किया 2012 में, उसका काम था, उसी ने ये रिपोर्ट दिया कि बहुत सारे हिंदुस्तान में 10,000 से ज़्यादा टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है उनका काम है सिर्फ डिग्री को बेचना, कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं देते हैं, वो उनको सिर्फ वो डिग्री बेचते हैं। उन्होंने साथ ही साथ ये रिकमेंडेड किया, उनको कहा कि इनके जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जाए, ताकि वो एक हायर स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके। आगे तो ये हो गया आपको जे.एस. वर्मा कमीशन, ठीक है ना, इसी इन्होंने ही कहा था जे.एस. वर्मा कमीशन। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये भी क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मैच करने का है, मैच 1 को 2 से मैच कीजिए, तो बड़ा आसान क्वेश्चन होता है ये सब चीज़ों का। देखिए, चिल्ड्रेन विथ लर्निंग डिसेबिलिटी, बच्चे जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी है वो किससे मैच करेंगे? बच्चे जिनको हेयरिंग इम्पेयरमेंट है वो किससे मैच करेंगे? बच्चे जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो किससे मैच करेंगे? बच्चे जिनको विजुअल इम्पेयरमेंट है वो किससे मैच करेंगे? बड़ा आसान है। देखिए, विजुअल इम्पेयरमेंट इसका मतलब है कि वो बच्चे जिनको आंख से दिखता नहीं है, विजुअल इम्पेयर है, इसके लिए आंसर हो जाएगा ब्रेल। आराम से ब्रेल, विजुअल। अब जब डी का 2 मार दिए आप, जब डी का 2 आ गया तो ये 2 खत्म हो जाएगा, 3 खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। अच्छा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इसे कहते हैं IQ, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसका ये हो जाएगा, तो सी का हो जाएगा 4। देखिए सी का 4 कौन है, यानी सी का 4 इसमें भी है और इसमें भी है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी जो है, देखिए एक शब्द है डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी मतलब होता है विसंगतियां, विसंगति, हिंदी शब्द है विसंगति, मतलब कमी। अब पोटेंशियल मतलब होता है क्षमता, पोटेंशियल आप समझ सकते हैं, पोटेंशियल मतलब होता है संभावना या क्षमता भी कह सकते हैं, संभावना भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अचीवमेंट में जो पोटेंशियल जो अचीवमेंट, कुछ चीज हासिल करने की जो क्षमता है उसमें विसंगति पाई जाती है, मतलब उसमें कमी पाई जाती है, यानी वो बच्चा जो किसी चीज को अचीव नहीं कर पा रहा है, हासिल नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं हासिल कर पा रहा है वो आगे हम बात करेंगे, नहीं कर पा रहा है, उसमें विसंगतियां पाई जा रही है, ऐसा संभावना है कि वो चीज को हासिल नहीं कर पाएगा। वो क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसेबिलिटी की वजह से वो हासिल नहीं कर पाएगा। इसका ये हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, और उससे भी आसान है कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट इसको आप जानते हैं कि सुनने में कोई प्रॉब्लम है, जब बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम होगा तो बच्चे को बोलने में दिक्कत होगी, जब सुनने में दिक्कत होगा तो ऑटोमेटिक उसको स्पीच प्रॉब्लम होगा। अक्सर इसलिए देखते होंगे आप कि जो गूंगा होता है, जो बहरा होता है वो अक्सर गूंगा होता है, जो सुन नहीं पाता है वो अक्सर बोल नहीं पाता है, इसका ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी बी का 1 हो जाएगा, बी का 1, तो बी का अगर आप 1 मिला लीजिएगा तो बी का 1, इसका मतलब ये हो जाएगा आंसर, बी का 1 ये हो जाएगा।
आइए इसको और एक्सप्लेन कर लेते हैं, बात को अच्छे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लर्निंग डिसेबिलिटी, समझिए कि लर्निंग डिसेबिलिटी है क्या, क्या है लर्निंग डिसेबिलिटी। कैरेक्टराइज्ड, आप जानते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, लेकिन अगर नहीं जानते तो यहाँ जान ले कि लर्निंग डिसेबिलिटी है क्या। ये कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्क्रिपेंसी, विसंगतियां, विसंगति, विसंगति, कमी, किस चीज की कमी, कौन सी विसंगतियां, कौन सी त्रुटि, कौन सा बैरियर, बिटवीन अचीवमेंट पोटेंशियल। अचीवमेंट समझिए, अचीवमेंट पोटेंशियल क्या होता है, अचीवमेंट पोटेंशियल क्या होता है। अचीवमेंट पोटेंशियल यानी बच्चे के अंदर जो क्षमता है अचीवमेंट करने, हासिल करने का, वो क्षमता बच्चे के अंदर इनबॉर्न है, बच्चे के अंदर है। व्हाट दे कैन अचीव बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस, बच्चे अपने इंटेलिजेंस के बेस पर क्या अचीव कर सकते हैं, उसे कहते हैं अचीवमेंट पोटेंशियल। यानी अपने इंटेलिजेंस के बेस पर, समझिए मेरी बात को, अपने इंटेलिजेंस के बेस पे बच्चे क्या अचीव कर सकते हैं, उसे कहते हैं अचीवमेंट पोटेंशियल। एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस, और उसका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, यानी अपने इंटेलिजेंस के बेस पे क्या अचीव कर सकते हैं, वो एक अलग बात। अब बच्चे का जो एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, व्हाट दे परफॉर्म इन टास्क लाइक रीडिंग, राइटिंग और मैथ, यानी कि जो उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी वो क्या हासिल कर सकता है और क्या हासिल कर रहा है, इन दोनों के बीच जो गैप होता है उसे कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज। द गैप इज ऑफन यूज्ड टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी कि जो अचीवमेंट पोटेंशियल है प्लस एक्चुअल परफॉर्मेंस है, यानी अचीवमेंट पोटेंशियल मतलब बच्चे के अंदर जो इंटेलिजेंस के बेस पे जो बच्चा अचीव कर रहा है या अचीव कर सकता है, और जो उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस है जो अभी वो कर रहा है, क्या कर सकता है और जो क्या कर रहा है, उसके बीच जो गैप है उसी गैप को कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज। और उसके अंदर जो विसंगतियां, उसे डिस्क्रिपेंसी, यानी कि जो उसके अचीवमेंट में जो विसंगतियां आ रही है, त्रुटि आ रही है, कमी आ रही है, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसी को कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज। हियरिंग इंपेयरमेंट की बात हम करेंगे तो हियरिंग इंपेयरमेंट कैन अफेक्ट ए चाइल्ड्स एबिलिटी टू हेयर साउंड्स, यानी हियरिंग इंपेयरमेंट जो होता है वो एक ऐसा इंपेयरमेंट है जो अफेक्ट डालता है बच्चे के सुनने की क्षमता पर, क्लियरली साफ साफ सुनने की क्षमता पर। एज रिजल्ट, और इसके बदले क्या होता है, चिल्ड्रेन विथ हेयरिंग इंपेयरमेंट, अब बच्चे इसके वजह से बच्चे के अंदर हेयरिंग इंपेयरमेंट की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब मे हैव एसोसिएटेड स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रॉब्लम, और इसके वजह से बच्चे के अंदर स्पीच या लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रॉब्लम आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे को सुनने में दिक्कत हो रही है, ड्यू टू डिफिकल्टी इन हेयरिंग, और हेयरिंग में जो सुनने में दिक्कत हो रही है, एंड इमिटेटिव स्पीच साउंड, और इसके वजह से बच्चे के स्पीच साउंड्स पे इसका असर देखने को मिलता है, इसे कहते हैं हेयरिंग इंपेयरमेंट। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आर टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय लिमिटेशन इन इंटेलेक्चुअल फंक्शन, समझिएगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब होता है जो आपका इंटेलेक्चुअल फंक्शन है, जो आपकी जो बुद्धि का जो फंक्शन है, उस फंक्शन में लिमिटेशन आ जाना, उसमें कमी आ जाना। कौन कौन सा फंक्शन है, मान लीजिए कि रीजनिंग में कमी आ जाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग में कमी आ जाना, याद करने में कमी आ जाना, मेमोरी में कमी आ जाना, ये सब जो है, जो इसमें लिमिटेशन जो आना, इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब वन कॉमन मेजर ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को बहुत एक कॉमन मेजरमेंट के जरिए हम मापते हैं, उसे कहते हैं आईक्यू। आईक्यू के जरिए हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को मापते हैं। एंड चिल्ड्रन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जनरली हैव लोअर आईक्यू स्कोर्स, टिपिकली 70, मतलब लोअर आईक्यू स्कोर। जिन बच्चे का इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता है, अक्सर उन बच्चे की जो है आईक्यू लेवल जो है वो कम होती है, इन जनरली 70 से कम होता है। विजुअल इंपेयरमेंट, तो अब जानते हैं, मैंने बात करी विजुअल इंपेयरमेंट मतलब क्या, बच्चे को देखने में दिक्कत हो रही है। तो ब्रेल इज ए सिस्टम ऑफ रेज्ड डॉट्स, ब्रेल एक सिस्टम है
जिसके जरिए जो है डॉट डॉट होता है, कॉपी पे देखिएगा ब्रेल लिपि उसे कहते हैं, डॉट डॉट ऐसे डॉट डॉट रहता है, डॉट डॉट रहता है और उसको बच्चे छू करके डॉट को छू करके पढ़ते हैं। यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स हु आर ब्लाइंड, ये वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो ब्लाइंड होते हैं और विजुअल इम्पेयर्ड, जो विजुअल इम्पेयर्ड होते हैं, टू रीड एंड राइट, और इसको छू कर पढ़ते हैं और लिखते हैं। इट अलाउज चिल्ड्रेंस विद विजुअल इम्पेयरमेंट्स टू एक्सेस रिटन लैंग्वेज थ्रू टच इंस्टेड ऑफ साइट। तो बच्चे क्या करते हैं, बिना देखे हुए, साइट इंस्टेड ऑफ साइट, बिना देखे हुए उसको टच करते हैं, रिटन लैंग्वेज जो लिखी होती है उसको टच करके बच्चे उसको पढ़ते हैं, तो उसे कहते हैं ब्रेल लिपि। मतलब विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे को जो है ब्रेल लिपि के जरिए जो है बच्चे को पढ़ाई जाती है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटी, जो है लर्निंग डिसेबिलिटी, ये हो जाएगा लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो ये हो जाएगा IQ लेवल, है ना, जो अभी हमने पढ़ा। ओके, तो थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है ना, IQ हो जाएगा। उसके बाद हो गया हेयरिंग इंपेयरमेंट, तो जो हो जाएगा स्पीच प्रॉब्लम। उसके बाद हो गया विजुअल इंपेयरमेंट, तो उसका हो जाएगा आपको ब्रेल। और चिल्ड्रन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सॉरी माफ कीजिएगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का हो जाएगा IQ, माफ कीजिएगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का IQ हो जाएगा। और लर्निंग डिसेबिलिटी जो है उसका हो जाएगा अचीवमेंट पोटेंशियल डिस्क्रिपेंसी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, A का 3, B का 2, C का 4, D का 3 नंबर। तो ये आंसर 5 क्वेश्चन हमने डील किया, जो कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को शॉर्ट रखेंगे। मुझे लगता है कि क्वेश्चंस शायद लंबा हो रहा हो, लेकिन जो लंबा होने के दौरान हम बहुत चीज़ों को समझाने की कोशिश करें, इसलिए वीडियो कम क्वेश्चन में वीडियो ज़्यादा हो रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं इसको और शॉर्ट कर सकूँ। और नहीं तो अगर आप इसमें बहुत कुछ सीख रहे हैं, नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं, अलग अलग चीज़ों को सीख रहे हैं, तो प्लीज़ उसको सीखें। 5 क्वेश्चन में 50 बातें आपने सीखा होगा, ये बात तो मैं समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ। 5 क्वेश्चन में 50 बातें आपने सीखा होगा। और तमाम चीज़ें जो नोट्स मैंने यहाँ दिया है, आप नोट्स से इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं, ताकि आपका खजाना जो है और ज़्यादा बढ़ जाए। तो 5 क्वेश्चन हमने डील किया है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन 5 डील करेंगे, क्योंकि बहुत डिस्कस करना पड़ता है, इसलिए 5-5 क्वेश्चन ही डील करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तैयारी करते रहें, जितना हो सके मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा, जितना हो सके आप मेरी हेल्प करने की कोशिश करें, ताकि हम दोनों मिल करके इस चीज़ों को आगे बढ़ा सके, तैयारी कर सके और इस पे बात कर सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।